Hello everyone. So we were studying about reproduction. In the last lecture we have done what is reproduction, its definition, its significance, the types of reproduction, the modes of asexual reproduction. Now we will study about the sexual reproduction in plants. दैट इज प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हमें पता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मेल सेक्स एंड द फीमेल सेक्स. दैट इज वहाँ पर दो डिस्टिंक्ट सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं और उनके जो दो गैमीट्स होते हैं दैट इज मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट. वहाँ पर गैमेटोजेनेसिस होता है, दैट इज गैमीट फॉर्मेशन होता है. देन वो जो गैमीट फॉर्म हुए हैं वो फ्यूज होते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन विल ऑल्सो अकर. देन द प्रोजेनी विच वी गॉट एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो हमें प्रोजेनी मिलती है, जो हमें नेक्स्ट जनरेशन मिलती है, वो वेरिएशन शो करती है. ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में देखने को मिलते हैं. दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच वी हैव ऑल्सो स्टडीड इन द लास्ट लेक्चर. नाउ टुडे वी विल डिस्कस द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. Since we are taking the name, we are saying that sexual reproduction, that is वहाँ पर दो sexes involve होंगे, that is male sex and the female sex. So what is the reproductive part of the flower of the plant? प्लांट का वो कौन सा पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है. द पार्ट विच पार्टिसिपेट, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच पार्टिसिपेट्स इन रिप्रोडक्शन इज बेसिकली द फ्लावर. फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. It is the reproductive part of plant which takes part in reproduction. Now what is the structure of flower? Flower consists of four whorls, out of which two are known as the essential whorls and the remaining two are known as the non-essential whorls. Now what are whorls? Whorls are the circular manner, that is the parts of the flower arranged in a circular manner is known as whorl. Whorl क्या होता है, circular manner में फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं वो सर्कुलर मैनर में अरेंज होते हैं जिसे हम व्हर्ल कहते हैं. फ्लावर चार व्हर्ल्स का बना हुआ होता है जिसमें से टू व्हर्ल्स आर नोन एज एसेंशियल व्हर्ल्स एंड द रिमेनिंग टू आर नोन एज नॉन एसेंशियल व्हर्ल. हाउ डज दिस नेम इज गिवन टू दीज व्हर्ल्स? द एसेंशियल व्हर्ल्स इज बेसिकली the androecium and the gynoecium. जो दो इसेंशियल वर्ड्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? वो एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बने हुए होते हैं. एंड्रोशियम इज व्हाट? एंड्रोशियम इज द मेल पार्ट. इट इज द मेल पार्ट. ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का. एंड गाइनोशियम इट इज द फीमेल पार्ट. This one is the female part. Androecium is the male part जिसे हम collectively androecium, basically androecium and gynoecium as the plural form. ये plural form होती है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेल पार्ट होते हैं जिसको हम collectively एक टर्म देते हैं known as androecium. तो androecium की जो सिंगल यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं stamen. Similarly, the single unit of gynoecium is known as carpel. The single unit of androecium is known as stamen. Stamen is the male part and group of stamen are collectively known as androecium. What is gynoecium? Gynoecium is a female part but it consists of group of single unit called carpel. Carpel is the male or we can say is the main female part. जो carpel होता है वही female part होता है in case of फ्लावर. बहुत सारे कार्पल कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं गाइनोशियम. सो गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम आर द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो जो मेल पार्ट होगा वो स्टेमन होगा एंड ग्रुप ऑफ स्टेमन्स आर नोन एज एंड्रोशियम. जो फीमेल पार्ट होगा वो कार्पल होगा एंड ग्रुप ऑफ कार्पल आर नोन एज गाइनोशियम. एंड व्हाट अबाउट टू नॉन एसेंशियल वॉल्स? दीज आर बेसिकली कैलिक्स एंड कोरोला. So here we see the diagram of flower. So this is the flower. It has receptacle at which
over which all the parts of the plant are connected or attached. ये वो पार्ट होता है जिससे फ्लावर के सारे पार्ट अटैच्ड होते हैं. इट इज़ अटैच. सबसे पहले जो यहाँ पे वर्ल, सबसे पहला वर्ल जो प्रेजेंट होता है यहाँ पर वो सेपल्स का होता है. सेपल्स. नाउ व्हाट इज सेपल्स? सेपल्स आर बेसिकली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. ये फ्लावर का ग्रीन पार्ट होते हैं जो बर्ड स्टेज में, दैट इज बर्ड जब वो बिल्कुल इमेच्योर स्टेज होती है फ्लावर की, तो वो बर्ड स्टेज में सेपल्स जो होते हैं इनर मोस्ट वर्ल्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं. सो सेपल जो होते हैं बर्ड स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं टू द फ्लावर. फ्लावर के जितने भी वर्ल्स होते हैं वो सेंट्रीपेटल मैनर में अरेंज होते हैं. दैट इज जो सबसे पहला वर्ल होगा वो सेपल्स का होता है ड्यूरिंग द डेवलपिंग स्टेज. डेवलपिंग स्टेज के दौरान सेपल्स सबसे पहला वर्ल होता है जिसके अंदर हमें दूसरा वर्ल देखने को मिलता है, वो होता है पेटल्स. So sepals are basically the green part of the flower and petals are the colored part of the flowers. Now what is the function of petals? Petals attracts the pollinators during pollination. Petals जो होती हैं colored part होती हैं, तो ये pollinators को attract करती हैं pollination के लिए. So basically there are numerous sepals, बहुत सारी sepals हैं. Then these sepals are collectively known as calyx. And the petals, which is the colored part of the flower, is collectively known as corolla. So this is the structure of flower. First whorl, the outermost whorl is basically the whorl of sepals, which is collectively known as calyx. Inner to this is the whorl of petals, which is the colored part of the flower, which is known as, and the collective way, or we can say the collectively all the petals are known as corolla. Now inner to this comes the androecium and the gynoecium. That is जो फीमेल, जो मेन पार्ट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो इनर मोस्ट प्रेजेंट होते हैं. दैट इज वो इनर वर्ल्स फॉर्म करते हैं. सो आफ्टर दिस द वर्ल विच कम्स आफ्टर द पेटल, द वर्ल ऑफ पेटल्स इज बेसिकली द एंड्रोशियम. The structure I have drawn over here is basically the androecium. It is the stamen. एंड्रोशियम जैसा कि मैंने कहा मेल पार्ट होता है और बहुत सारे इसके अंदर जो एंड्रोशियम होता है बेसिकली प्लूरल फॉर्म होता है, तो इसके अंदर जो सिंगल यूनिट होती है उसे हम स्टेमन कहते हैं. तो यहाँ पर जो स्टेमन है वो कुछ इस तरीके से होगा. दैट इज स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. द अपर मोस्ट पार्ट इज नोन एज द एंथर विच इज कनेक्टेड विद द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर नोन एज फिलामेंट. So this is basically the stamen. Stamen is the single structural and functional unit of androecium. Androecium is the male part and stamen consists of two parts which is known as, first one is the anther, which is the uppermost part which is connected with a stalk like structure known as filament. The structure of anther we will see in a little later. So after this is the whorl of androecium. पहले सेपल का whorl होगा, then petals का whorl होगा, then androecium का whorl होगा, and at the center, that is at the middle of the flower, will come the whorl of gynoecium. That is बिल्कुल center में जो whorl present होगा वो gynoecium का होगा. Now what is gynoecium? Gynoecium is the female part. It's single unit. Since I have called it as a plural form, so its single unit is known as carpel. इसकी जो single unit होती है उसे हम carpel कहते हैं. Now what is the structure of carpel? Carpel is made up of three parts. First one is stigma, then the style, then the ovary. जो कार्पल होती है वो तीन पार्ट से मिलकर बनती है. द अपर मोस्ट पार्ट इज द स्टिग्मा. व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट रिसीव्स द पोलन ग्रेन ड्यूरिंग पोलिनेशन. देन अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्टाइल which connects the stigma to the ovary. Ovary is the basal swollen part which contains ovule in it. So this is basically basic structure of carpel and all the carpels collectively known as gynoecium. After to this is the whorl of androecium which and its single unit is known as stamen and stamen is made up of two parts known as anther and filament. तो ये हमने देखा है flower का diagram and the different parts of the flower. Now we will study the anther in a little detail. Anther क्या होता है?
किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है ये हमें थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। सो एंथर, फर्स्ट वी विल सी इट्स वॉल, कि एंथर की वॉल किस तरीके से होती है, एंथर का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। So the walls of anther is made up of 4, or we can say anther is made up of 4 walls. First one is epidermis, second is endothecium, third one is middle layer, fourth one is tapetum. जब भी हम एंथर का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं, जब भी हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, एंथर इज लाइक दिस, दिस इज द एंथर, दिस इज द स्टेमन, बेसिकली इट हैज एंथर ओवर इट्स टॉप and a filament and a stalk like structure known as filament. So when we take its TS, तो जब हम इसका TS देखते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है. This is basically the anther, the structure, the TS of anther. सबसे पहले हम इसके वॉल्स देखेंगे. दैट इज इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो कवरिंग होती है, जो एंथर होता है वो 4 वॉल्स को बना होता है. इट इज मेड अप ऑफ 4 वॉल्स. द आउटर वन इज मेड अप ऑफ, और वी कैन से द एपिडर्मिस. outermost wall is basically known as epidermis. It is single cellular layer, single cell की बनती है. Inner to this is the layer called endothecium. इसके बाद जो लेयर आती है उसे हम एंडोथीशियम लेयर बोलते हैं, विच इज द सेकेंड लेयर, और वी कैन से द सेकेंड एंथर वॉल. इट इज अगेन सिंगल सेल्यूलर लेयर, दैट इज ये सिंगल सेल की बनी होती है. दैट एंड इनर टू दिस इज द लेयर ऑफ, इसके बाद जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम मिडिल लेयर कहते हैं. ठीक है, तो हमने देखा एंथर की वॉल्स, हमने देखी. एंथर जो होता है 4 वॉल्स को बना हुआ रहता है. द आउटर मोस्ट वॉल इज द एपिडर्मिस विच बेसिकली प्रोटेक्ट्स द एंथर. जो इसका मेन फंक्शन होता है एपिडर्मिस का वो होता है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन. थैंक्स टू दिस इज द एंडोथीशियम. एंडोथीशियम इज द सेकेंड एंथर वॉल. ये सेकेंड एंथर वॉल होती है, सिंगल सेल्यूलर होती है. एंड इनर टू दैट इज द मिडिल लेयर. जो मिडिल लेयर होती है वो थर्ड एंथर वॉल होती है. मिडिल लेयर के अंदर जो स्टोर्ड मटेरियल होता है वो स्टार्च होता है. मिडिल लेयर इज नॉट सिंगल सेल्यूलर, इट मे वेरी फ्रॉम 1 to 4 लेयर्स. ये 1 से 4 लेयर तक के बीच में, और वी कैन से वहाँ पर 1 से 4 तक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं. एंड दे कलेक्टिवली फॉर्म द मिडिल लेयर, और वो सारी एक साथ मिडिल लेयर फॉर्म करती हैं. सो दीज आर द 3 लेयर्स. Now what about the fourth one? That is the tapetum. Tapetum is the innermost layer of anthem or anther. So basically anther की जो innermost layer होती है वो tapetum होती है. हमने कहा मिडिल लेयर 1 से 4 लेयर्स की बनी हुई थी. बेसिकली दिस इज नॉट सिंगल सेल्यूलर, इट इज मेड अप ऑफ 1 to 4 लेयर्स collectively. It contains stored material called starch. Starch is the material which provides nourishment to the developing microspore. Now the layer which is present after this is tapetum. इसके बाद जो लेयर होती है वो tapetum होती है. मतलब जो भी stored material यहाँ है वो इससे होकर ही अंदर जाएगा. दैट इज स्टोर्ड मटीरियल जो मिडिल लेयर के पास है वो माइक्रोस्पोर्स तक कैसे पहुंचेगा? टैप्टम के थ्रू. सो टैप्टम इज द मेन लेयर विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द माइक्रोस्पोर्स, टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स. हमें पता है एंथर फर्टाइल पार्ट है मेल पार्ट का. जो मेल पार्ट है दैट इज स्टेमन, उसका जो फर्टाइल पार्ट है स्टॉक माइक्रोस्पोर का प्रोडक्शन नहीं करता है. द पार्ट विच पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर इज बेसिकली द एंथर. एंथर इज द फर्टाइल पार्ट. एंथर ही होता है जो फर्टाइल पार्ट होता है स्टेमन का, और उसी के अंदर माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होता है. तो एंथर की पहले वॉल्स हमें देखनी है. दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स. एपिडर्मिस इज द आउटर वन, सेकेंड इज द एंडोथीशियम, थर्ड इज द मिडिल लेयर विच
कंटेन्स स्टोर्ड मटीरियल दैट इज स्टार्च। और वो जो स्टोर्ड मटीरियल है वो किसके थ्रू माइक्रोस्पोर तक पहुंचता है? टैप्टम के थ्रू। सो टैप्टम इज द मोस्ट प्रोमिनेंट और वी कैन से मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर। इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। जो माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, उसे जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कौन प्रोवाइड कराता है? टैप्टम। सो टैप्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर इन केस ऑफ एंथर वॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट। मटीरियल इसके पास है बट प्रोवाइड कौन करा रहा है? मतलब जो वे है स्टार्च को प्रोवाइड कराने का टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, वो टैप्टम का काम होता है। नाउ दिस एंथर, दिस इज अबाउट द वॉल्स। ये तो हमने वॉल के बारे में पढ़ा। अब एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एंथर इज बेसिकली बाइलोब स्ट्रक्चर, डायथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट। It is basically bilobed, diathecous and tetrasporangiate in structure. Bilobe कैसे कहेंगे हम? Anther is made up of two lobes. One is left, other one is right. Now each and every lobe is consists of two theca. These are the two theca. Now these two theca, each and every theca contains microsporangia in it. Two lobe, each lobe contains two theca and each theca contains one microsporangia in it. Microsporangium क्या है? Microsporangium is the place in which microspores develop. जहाँ पर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं उसी को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। हमने वॉल्स पढ़ लिया, फिर हमने कहा एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरीके से होते हैं। दैट इज इट कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, दो लोब का बना हुआ होगा और जो ये दो लोब होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव। कनेक्टिव जो होता है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। सो टू लोब्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव, अ टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव। एक टिश्यू से कनेक्टेड रहते हैं जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। ईच लोब कंटेन्स टू थीका, हर लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं एंड ईच थीका कंटेन्स वन माइक्रोस्पोरेंजियम। सो बेसिकली इट इज अ टेट्रा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रा? टेट्रा मीन्स 4. इट इज अ टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। यहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, ये डायथीकस होता है, मतलब एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं। Now what is lobe? That is, lobe is one part, one side. Now anther is bilobe structure, diathecous structure and tetrasporangiate in structure. Microsporangium is the structure in which microspores develop. The constrictions which we see over here is basically known as stomium. So constriction is known as stomium. And we are seeing that it is made up of two lobes. So both the lobes are connected with the help of a tissue called connective. So this is the connective tissue which is present in between the two lobes. So this is the structure of anther, which consists of 4 walls and its characteristics are like this. Now we will study how does, I am saying microsporangium is present in each and every theca which contains microspores in it. Now how does this microspores develop? अभी microspores develop कैसे हुए? तो यही process अब हम लोग पढ़ेंगे, that is microsporogenesis. So let's start with the microsporogenesis. What is microsporogenesis? Microsporogenesis. What is microsporogenesis? That is the process of development of microspores is basically known as microsporogenesis. अभी हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, फ्लावर के स्ट्रक्चर के बाद हमने एंथर का स्ट्रक्चर देखा, एंथर के स्ट्रक्चर के बाद हमने एंथर की वॉल्स देखी, हम उसे टेट्रास्पोरेंजिएट, डायथीकस एंड बाइलोब स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं ये हमने अभी
देखा. Now we will study how does this microspores form. What is the process of the formation of microspores. Microspores किस तरीके से बनते हैं, वो प्रोसेस क्या होती है. बेसिकली द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, जो माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं. माइक्रो stands for microspore, genesis stands for formation. That is the process of formation of microspore is known as microsporogenesis. अभी हमने देखा that anther is a tetrasporangiate structure in which it is a tetrasporangiate structure which contains 4 microsporangia. What is microsporangia? It is a pollen sac which contains microspore in it. हमने बोला था ये स्पोरेंजियम है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है. तो माइक्रोस्पोर्स डेवलप कैसे हुए, वो प्रोसेस क्या थी, वो हम लोग अब देखेंगे. तो माइक्रोस्पोरेंजिया, दिस इज द माइक्रोस्पोरेंजिया. इट कंटेन्स व्हेन एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो सेंटर में एक होमोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है जो कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है. दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में एक कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजेनस टिश्यू प्रेजेंट होता है. होमोजेनस, व्हाट इज होमोजेनस? इट इज द टिश्यू इन विच सेल्स आर ऑफ, वी कैन से सिमिलर सेल्स आर प्रेजेंट. तो होमोजेनस टिश्यू वो होता है जिसके सारे सेल्स सिमिलर हो. तो इन माइक्रोस्पोरेंजिया एट इट्स सेंटर व्हाट इज प्रेजेंट? Compactly arranged homogeneous tissue is present at the center of each microsporangia. This tissue is basically known as sporogenous tissue. This tissue is known as sporogenous tissue. Now what will happen in this sporogenous tissue? This is the sporogenous tissue. Which is present at the center of each microsporangia. Basically it is the tissue of basically it's a homogeneous tissue which is compactly arranged. Now what will happen in this sporogenous tissue? This sporogenous tissue, जो सेल्स होंगे इसके स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल्स होंगे उसका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस हो जाएगा. Basically what will happen, sporogenous tissue differentiates into microspore mother cell. स्पोरोजेनस टिश्यू जो होंगे वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे. दैट इज स्पोरोजेनस टिश्यू के जो सेल्स होंगे उनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस हो जाएगा, न्यूक्लियस जो होगा प्रोमिनेंट हो जाएगा. और ये जो कैरेक्टर्स होंगे इन चेंजेस की वजह से जो स्पोरोजेनस टिश्यू होगा वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल. This sporogenous tissue differentiates into microspore mother cell. This sporogenous tissue differentiates into microspore mother cell. Now this microspore mother cell will undergo meiosis and hence 4 microspores are formed, जिसे हम पोलन टेट्राड भी कहेंगे, because the microspores are arranged in this manner. 3 microspore at the front and 1 at the back. So basically the sporogenous tissue present at the center of each microsporangium is differentiates into microspore mother cell. Now this microspore mother cell undergo meiosis to form 4 microspores. Each microspore mother cell forms 4 microspores. So now think about how many sporogenous cells over there. कितने स्पोरोजेनस सेल्स होंगे और उनसे हाउ मैनी माइक्रोस्पोर, न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल विल फॉर्म एंड फ्रॉम दैट न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल न्यूमरस माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस. मतलब वहाँ पर सेल्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट्स होंगे. तो बहुत सारे वी कैन से न्यूमरस माइक्रोस्पोर मदर सेल विल फॉर्म from the sporogenous tissue. From that microspore mother cell numerous microspores are formed after meiosis. Now this is the microspore which is also known as pollen tetrad because it is present in this manner, that is 3 microspore at the front and 1 at the back. So basically we call this arrangement as pollen
tetrid. Now this microspore, after attaining, this microspore contains two coverings. Basically it is, we can say, what is the characteristics of this microspore? It is 20 to 25 micrometer in diameter. Next, this microspore start, or we can say covering start for formation of covering start over the microspore. That is, माइक्रोस्पोर के आसपास एक कवरिंग फॉर्म होने लग जाएगी. वी कैन से कवरिंग फॉर्म होगी अराउंड द microspore, and that covering is basically known as exine and entine. It is covered, or we can say microspore remain covered with two coverings known as exine and entine. Exine is basically the outer covering and entine basically the inner covering. So this microspore remains surrounded by two coverings, exine and entine. Exine is the outer covering and entine is the inner covering. So this structure, that is microspore, remains surrounded by two coverings or two layers. It is the two layer, or more appropriate is the layer. It remains surrounded by two layers known as exine and entine, and this structure is basically known as pollen grain. This structure is basically known as pollen grain. That is, microspore which remains surrounded by two layers, that is exine and entine, is called as pollen grain. This exine is made up of pollen grain. This exine is made up of sporopollenin. This outer layer is basically made up of sporopollenin, which is secreted by the tapetal cell itself, and the entine, that is the inner layer, is made up of cellulose and pectin. So basically inner layer is made up of cellulose and pectin, and the exine, that is the outer layer, is made up of sporopollenin, which is the hardest substance and is secreted by the tapetal cells itself. So these are the two layers which remain or which surrounds the microspore, and the overall structure is known as pollen grain. Now the point wherever this exine is absent, basically if we see the structure of pollen grain, this is the structure. It contains innermost layer, inner layer and the outer layer. So wherever this layer is absent, that region is known as germ pore. This is exine and this one is entine. This way the structure is present. Which is not smooth. Basically exine, the outer layer is not smooth, the inner layer is smooth. So wherever the region where the exine is absent, that region is known as germ pore, and from that germ pore the entine will come out and form the pollen tube, which plays a major role during fertilization. So basically this is the structure of pollen grain. It contains nucleus in it. Now what will happen? This is the pollen grain. Now pollen grain has formed. The formation of pollen grain has occurred. Now it does not contain male gametes. Basically this pollen grain does not contain male gametes. अभी इसके पास male gametes form नहीं हुए हैं. तो basically this pollen grain is also known as matured, or we can say partially developed male gametophyte. It is also known as partially developed male gametophyte.
So what we have seen that sporogenous tissue which is present at the center of the each microsporangium is differentiates into microspore mother cell which undergo meiosis to form the 4 microspore. Now these 4 microspore basically they start attaining, or there are 2 layers which remain surrounded or which surrounds this microspore, that is exine and intine. Exine is the outermost layer and the intine is the inner layer which is made up of sporopollen and cellulose and pectin respectively. So what is the structure of pollen grain? Pollen grain, the structure of pollen grain is like this. Wherever the exine is absent, that region is known as germ pore, and from that region the intine comes out and forms a pollen tube. Basically this pollen grain, पहले हम उसे माइक्रोस्पोर कहते हैं, बट जब उसमें लेयर्स डेवलप हो जाती है, दैट इज आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एक्साइन एंड इंटाइन, देन वी कॉल दैट माइक्रोस्पोर एज पोलन ग्रेन. बेसिकली दिस पोलन ग्रेन डज नॉट कंटेन मेल गैमेटोफाइट्स. नाउ just now male gametophyte are not present in pollen grain, so that's why we call this pollen grain as a partially developed male gametophyte. अभी इसके अंदर gametes present नहीं है, male gametes present नहीं है, इसलिए हम इसे partially developed male gametophyte कहेंगे. Now the development will occur and the male gametes were formed in this pollen grain. अब pollen grain के अंदर male gamete का formation होगा, किस तरीके से होगा वो हम अभी देखेंगे. Now the development of male gametophyte. So basically microspore is the partially developed or pollen grain. We can say microspore is the pollen grain after attaining exine and intine. That pollen grain is partially developed male gametophyte, that is it is not fully developed, that is male gametes have not formed yet. अभी भी male gametes form नहीं हुए हैं. So pollen grain is a partially developed male gametophyte. Now how does this male gametes form inside the pollen grain? pollen grain के अंदर male gametes कैसे form होंगे ये हमें देखना है. तो development of male gametophyte, microspores is present inside the anther, that is microspore basically present inside the microsporangia and microsporangia is present inside the anther. So pollen grains are basically inside the anther only. अभी भी वो anther के अंदर ही present है, that is अभी वो anther के अंदर sporangia के अंदर ही present है. Now what will happen? This microspore undergo meiotic division. As a result of which this microspore undergo meiotic division, that is mitotic division, not meiotic, mitotic division. This microspore undergoes mitotic division, that is mitosis will occur, hence 2 cells are formed called tube cell and other one is generative cell. Generative cell is basically small in size and tube cell, or the other name is vegetative cell. Tube cell is also known as vegetative cell, which is larger in size. So microspore undergoes mitosis to form 2 cells called tube cell and the generative cell. Generative cell, this is the unequal division. So we can say 2 unequal cells are formed. Generative cell is small in size and tube cell is larger in size. Basically this is the pre-pollination development. Now what will happen? ये डेवलपमेंट कब हो रहा है, ये डिवीजन कब हो रहा है? जब माइक्रोस्पोर एंथर के अंदर है, अभी वो स्प्रेड नहीं हुआ है. नाउ व्हाट विल हैपन? नाउ दिस एंथर become dehiscent, that is dehiscence of anther will occur. Dehiscence, or we can say anther will burst out, microspores will release into the environment. Now the pollination of microspores takes place, that is the pollen grain from anther transfer to the stigma of the flower. Pollination will occur and the pollen grain lands over the surface of the stigma. Now this pollen grain lands over the surface of the stigma.
Pre-pollination development, when the microspore divides to form the tube cell and the generative cell. Now what will happen? Pollination will occur. This microspore, or we can say the pollen grain, from the anther transfer to the stigma of the same plant or to the different flower of the same plant or of the different plant. Now what will happen? After landing on the stigma, suppose the pollen grain has landed on the stigma. Now after landing on the stigma, this pollen grain absorbs the nutrients and the water from the stigmatic secretion. This is the stigma. It secretes some material. So from the stigmatic secretions, the pollen grain absorbs the water and the nutrients. Now what will happen? Pollen grains, I told you this is the pollen grain, it absorbs water and nutrients from the stigmatic secretion, and because of the absorption it swells up, and the material that comes out, that is the intine, comes out in the form of pollen tube after absorption. Absorption होगा, swelling होगी, जिसकी वजह से वो burst out होगा, और जो intine होगी it will come out from that pollen grain. जहाँ पर the point where exine is absent is known as germ pores. This is the germ pore. Now what will happen? After absorption, their area will increase, so the antine comes out in the form of pollen tube. This antine comes out in the form of pollen tube, and it contains two cells, that is generative cell. This one is what? This one is generative cell. This was the pollen grain. It contains generative cell and tube cell. So what will happen? This is the germ pore, where exine is absent. Now after absorption, this antine comes out in the form of pollen tube. Now this vegetative cell enters into the pollen tube. Basically this vegetative cell is responsible for the formation of pollen tube. जो vegetative cell होता है वही pollen tube का formation करता है, क्योंकि antine जो होता है, the antine comes out in the form of pollen tube, and hence the first cell which enters into that pollen tube is the vegetative cell only. Vegetative cell is what? This is the tube cell only. Tube cell, or we can say the vegetative cell. Tube cell is responsible for the formation of pollen tube. So after absorption, antine comes out in the form of pollen tube, and that pollen tube, the first cell which enters is the tube cell only. सबसे पहले जो सेल एंटर होगा वो ट्यूब सेल होगा. ट्यूब सेल क्या करेगा? ट्यूब पोलन ट्यूब की जो डायरेक्शन होगी, उसकी जो ग्रोथ होगी, उसको रेगुलेट करेगा. ट्यूब सेल का फंक्शन क्या होता है? ट्यूब सेल आफ्टर एंटरिंग इनटू द पोलन ट्यूब, इट डायरेक्ट्स द पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब. जो पोलन ट्यूब की जो पैसेज होगा, जो पाथवे होगा, उसे डायरेक्ट करेगा, उसे गाइड करेगा. जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है वो एपिकल होती है, दैट इज वो एपेक्स पार्ट से ही ग्रोथ करता है. यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म होगी एंड इट ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल सो बेसिकली व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्यूब सेल? इट गाइड्स, or we can say it directs the passage of pollen tube. ट्यूब सेल डायरेक्ट्स द पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब. जो ट्यूब सेल होता है वो पोलन ट्यूब की डायरेक्शन को, उसके पैसेज को गाइड करता है. पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो एपिकल होती है, मतलब वो यूनिडायरेक्शनल होती है. वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ग्रो करती है, वो साइडवेज नहीं ग्रो करेगी, वो एक ही डायरेक्शन में ग्रो करेगी, दैट इज टुवर्ड्स द ओवरी एंड द ओव्यूल. So vegetative cell enters into the pollen tube, as well as after that generative cell will also enter into the pollen tube. Now what will happen after entering into the pollen tube? pollen tube में enter होने के बाद इसकी जो ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जो pollen tube की ग्रोथ होती है वो ट्यूब सेल की वजह से ही होती है. उसे डायरेक्शन भी ट्यूब सेल ही प्रोवाइड कराता है. मतलब पोलन ग्रेन की
पोलन ट्यूब की जो डायरेक्शन होगी उसे कौन रेगुलेट करेगा, उसे ट्यूब सेल ही रेगुलेट करता है। उसे कौन रेगुलेट करता है, उसे ट्यूब सेल ही रेगुलेट करता है, पोलन ट्यूब, और धीरे धीरे पूरा फॉर्मेशन होता है। बट ट्यूब सेल जो होता है इट विल सून डीजनरेट आफ्टर एंटरिंग इनटू द पोलन ट्यूब। इट is responsible, or we can say it is responsible as it directs the passage of the pollen tube। ये pollen tube की डायरेक्शन को, उसके पैसेज को डायरेक्ट तो करता है बट वो soon degenerate भी हो जाता है। Now after its degeneration what will happen, this generative cell it again undergo mitosis and hence two male gametes are formed। Vegetative, that is tube cell and generative cell, दे विल एंटर इनटू द पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब में एंटर हो जाएंगे। पोलन ट्यूब में एंटर होने के बाद वो इस पोलन ट्यूब की डायरेक्शन को गाइड करेंगे, उसके मूवमेंट को, उसके पैसेज को गाइड करेंगे। बट सून दैट ट्यूब सेल, वो जो ट्यूब सेल होगा वो डीजनरेट हो जाएगा और जो जनरेटिव सेल होगा वो माइटोसिस करके दो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो ये वाला इवेंट कब हुआ है, ये वाला इवेंट हुआ है आफ्टर पोलिनेशन। दैट इज इट इज बेसिकली द पोस्ट पोलिनेशन development। Microspore undergoes mitosis to form the tube cell and the generative cell। ये वाला जो इवेंट होता है इसे हम प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट कहते हैं। दिस इज नोन एज द प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट and this type of development is known as the post pollination development। The post pollination development। This type of development is known as pre-pollination development। Then the microspore at two cell stage, क्योंकि हमने देखा microspore की जो था वो दो सेल स्टेज में कन्वर्ट हो गया था। आफ्टर माइटोसिस, माइक्रोस्पोर में माइटोसिस हुआ जिसकी वजह से one cell is known as the generative cell and the other is known as the tube cell, which is larger and the generative cell is smaller। So basically microspore after pollination, that is this is the two cell stage, this is basically the two cell stage। अब pollination होता है, pollination के बाद वो स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, स्टिग्मा पर लैंड करते हैं और लैंड करने के बाद वो वाटर और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करते हैं। वाटर और न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करने के बाद जो इंटाइन होती है इट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग। स्वेलिंग होने के बाद जो इंटाइन होती है वो बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, और उस पोलन ट्यूब में कौन एंटर करता है, सबसे पहले जो एंटर करता है वो होता है ट्यूब सेल। आफ्टर दैट जनरेटिव सेल विल ऑल्सो एंटर इनटू द ट्यूब, पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है उसे कौन रेगुलेट करता है, उसे ट्यूब सेल ही रेगुलेट करता है, उसके पैसेज को भी वही डायरेक्ट करता है। ट्यूब सेल जो होता है वो पोलन ट्यूब के पैसेज को डायरेक्ट करता है, इसलिए और यही उसका मेन फंक्शन भी होता है। बट आफ्टर सम टाइम इट विल डीजनरेट, जो ट्यूब सेल होता है वो डीजनरेट हो जाता है। बट जनरेटिव सेल आफ्टर एंटरिंग इनटू द पोलन ट्यूब इट विल डिवाइड अगैन, or we can say it undergoes mitotic division to form two male gametes। तो after pollination this type of development is occur। ये वाला development कब हुआ है, pollination के बाद हुआ है। So what do we call this? We call this as post pollination development। Hence as a result two male gametes will form। Now these two male gametes will participate in the reproduction। So what we have seen over here, post pollination development of male gamete and the pre pollination development of male gametes। In this way two male gametes are formed which will take part in the sexual reproduction in plants। After this microsporogenesis we will take the next topic as megasporogenesis, that is how does the megaspore will form, how does the ovule is formed, and after that we will study how does the fertilization takes place। Thank you.